प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी, वाइस चांसलर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, the faculties of law department of the university, my friends, students. Before coming to the auditorium, I was just inquiring what is the ratio of the students. So far the medium of education is concerned, I was told that about 50% students are Hindi medium students and rest are English medium students. Therefore, I deem it proper to address all of you in a language which can be received, which can be understood by all of you, and therefore I would like to switch over to our Rashtra Bhasha Hindi. मुझे जब इस कार्यक्रम का आमंत्रण देने के लिए आयोजकगण आए तो मेरे मन में एक मिश्रित भावना का उदय हुआ। पहली भावना तो ये थी कि मैं एक विधि का विद्यार्थी, विधि के विद्यार्थियों के बाद से मुखातिब होने का अवसर पाऊंगा, जिससे मैं बहुत आकर्षित था। दूसरा प्रश्न जिसने कुछ मुझे उद्वेलित किया वो ये था कि विधि दिवस या संविधान दिवस जिसे हम आज मनाने जा रहे हैं, ये हम ठीक उन्हीं दिवसों की तरह तो नहीं मना रहे जिस तरह के दिवस मनाने की एक परंपरा सी चल पड़ी है। हम फ्रेंडशिप दिवस मनाने लगे हैं, हम फादर डे मनाने लगे हैं, हम पेरेंट्स डे मनाने लगे हैं। तो मुझे जबलपुर के और देश के विख्यात व्यंग्यकार परसाई जी की एक छोटी सी कहानी का स्मरण हुआ, जिसमें परसाई जी ने लिखा कि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाला एक व्यक्ति से कह रहा है कि अबे ये श्रीमान जी गलत दिशा में क्यों चल रहा है। तो बोले मैं हतप्रभ रह गया, एक और बड़ा सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल और दूसरी ओर ऐसी अभद्र भाषा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस पुलिस वाले से पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, आज हमारा शिष्टाचार दिवस है। तो जब हम किसी चीज की भावना को, हम जब किसी चीज के इतिहास को, जब हम किसी चीज की आत्मा को भूल जाते हैं तो कई बार हम एक थोथी औपचारिकता के रूप में उसको एक दिवस के रूप में मनाते हैं जो कहीं भी हमारी आत्मा को नहीं छूता। लेकिन आप सारे लोग जो यहाँ इतने मनोयोग से मुझे सुनने आए हैं, आपकी गंभीरता को देखकर मुझे लगता है कि आप यहाँ बुद्धि विलास या वाणी विलास करने नहीं आए। और इसलिए मैं कुछ आपको अतीत की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां से हम आज वर्तमान की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई उसका जवाब दे कि भारत का जो संविधान है उसको राष्ट्र को किसने प्रदान किया। कोई जवाब दे सकता है? भारत के संविधान को राष्ट्र को किसने दिया? यानी लॉ सुप्रीम। कोई एक जन खड़े होकर बताएं। रेज योर हैंड। एनी अदर आंसर? मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एनी अदर आंसर? कोई और उत्तर? दूसरा प्रति प्रश्न यह है, डॉक्टर आंबेडकर। दूसरा प्रति प्रश्न यह है कि संविधान की रक्षा करने का, उसका पालन करने का दायित्व किसका है? विधि के छात्रों से तत्पर उत्तर की अपेक्षा है। जुडिशरी, न्यायपालिका, इसके अतिरिक्त every citizen of India is responsible to protect the Constitution. Every citizen. Yes. Any other answer? We the people of India. Yes. Almost same answer.
ग्रैनविल ऑस्टिन का जिक्र अभी मैडम राव ने किया। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक में ये लिखा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने एक ऐसी बात लिखी जिससे शायद हम सभी इत्तेफाक करेंगे कि भारत का जो संविधान बनाया गया, इसकी जड़ें हमारे स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष में है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पढ़ें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे शहरों में बहुत सारे मार्ग ऐसे थे जहां से गुजरने का अधिकार सिर्फ गोरी चमड़ी वालों को, यानी कि ब्रिटिश रूलर्स को या उस समय के राजा महाराजाओं को ब्रिटिश सरकार की अनुमति के साथ था। आज भारत में ऐसी कोई व्यवस्था संभव नहीं। तो हमारे स्वाधीनता आंदोलन में जो इतने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि जहां अगर राज्य भी गलत करे तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सके, उनके पास कोई उसका लोगों के पास उसका संवैधानिक उपचार हो सके, और राज्य भी अगर कोई त्रुटिपूर्ण आदेश करता है तो उसको न्यायालयों में जाकर चुनौती दी जा सके। ऐसे ही ढेरों सपने थे। उन ढेरों सपनों के लिए ढेरों कुर्बानियां दी, और उन सारी कुर्बानियों को निचोड़ के रूप में हमारे संविधान में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में या फंडामेंटल राइट्स के रूप में लाया गया। तो ये संविधान जिस पर 3 साल तक संविधान सभा में विचार मंथन हुआ, वो उसको आज के दिन अंगीकार किया गया। और इस संविधान के बारे में ये कहा जाने लगा अभी हाल के दिनों में कि ये संविधान जो है वो अपनी कसौटी पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया है, ये संविधान उचित नहीं। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि इस संविधान सभा में भिन्न भिन्न हिस्सों के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इसमें कानून को जानने वाले विधिवेत्ता थे, इसमें किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, दूसरे जाति धर्म के लोगों को का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, जिनकी भावनाओं को, जिनके विचारों का इसमें समावेश हुआ। मैं सिर्फ एक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि यह समझा जा सके कि किस स्तर के व्यक्तियों का इसमें योगदान था। आपने सुना हो या ना सुना हो, एक संविधान वेत्ता B.N. राव भी संविधान सभा में थे, जो जिला जज रहे, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे, और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की यात्राएं की संविधान को बनने से संविधान सभा की बैठकों के दौरान। और वहां के संविधान और हमारे बनाए जाने वाले संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में वहां के संविधान वेत्ताओं से बात की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के ख्यातिलब्ध न्यायाधीश, जिनको विधि क्षेत्र में बड़े न्याय सम्मान के साथ याद किया जाता है, जस्टिस फ्रैंकफर्टर के साथ भी बात की। और जस्टिस फ्रैंकफर्टर उनकी बात, उनसे संवाद से, उनकी चर्चा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति मुझसे पूछते कि मुझे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के लिए एक न्यायाधीश को नियुक्त करना है जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली, इतिहास और प्रावधानों के बारे में जानते हो, तो मैं B.N. राव का नाम रिकमेंड करता। क्या इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है एक भारतीय न्यायवेत्ता के लिए? हम इस इतिहास को शायद नहीं जानते। ऐसे तमाम सारे लोगों के मंथन, चिंतन को पिरोया गया हमारे संविधान में, और उन्होंने ये आकांक्षा की कि जो ये कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, हम जैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये संविधान उसका एक रोड मैप है। इस रोड मैप पर लोग चलेंगे और एक दिन हम एक ऐसे संविधान को साकार करेंगे, एक ऐसे राष्ट्र को साकार करेंगे जो बहुत मजबूत होगा। अभी ये जो कोर्स आप देख रहे हैं, इसमें एक कोर्ट को छोड़कर बाकी सब प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालकीवाला के द्वारा की रचना है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स चार्टर ऑफ पावर ग्रांटेड बाय लिबर्टी and not charters of liberty
गहराई से हमारे संविधान की आत्मा को इस शब्द ने इस एक्सप्रेशन ने छू लिया। हमें स्वाधीनता मिली, उस स्वाधीनता ने, उस लिबर्टी ने हमको पावर दिया। और लिबर्टी इज नॉट द गिफ्ट ऑफ द स्टेट टू द पीपल। राज्य द्वारा जो लिबर्टी है वो लोगों को दिया हुआ पारितोषिक नहीं है। इट इज द पीपल एंजॉयिंग लिबर्टी एज द सिटीजन ऑफ ए फ्री रिपब्लिक हु हैव ग्रांटेड पावर टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये तो स्वाधीन भारत के लोग थे जिन्होंने लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को पावर दिया, जबकि हम में से बहुत सारे लोग इसको ठीक विपरीत ढंग से सोचते हैं। और इसलिए आप में से कुछ लोगों ने जब ये कहा कि भारत को संविधान किसने दिया, तो हमारा प्रियम्बल, हमारी उद्देशिका ही इसका जवाब है, जो ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज गिवन आवरसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी भावनाओं, हमारे स्वाधीनता संघर्ष की उपज है, तो दूसरा प्रति प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि उस संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसका है। तो अगर आप एक मकान बनाते हैं, उसका नक्शा आप बनाते हैं, उसमें अपनी खून पसीने की कमाई लगाते हैं, तो उस मकान की सफाई, उस मकान की रक्षा, उस मकान की देखरेख, उस मकान का रंग रोगन, ये भी आपकी जिम्मेदारी होता है। तो इसलिए ये अवधारणा कि संविधान जरूर हमारे मूर्खों ने बनाया और अब इसको जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के कंधों पर इसका दारोमदार है कि वो इसका पालन करे, ये बिल्कुल भ्रामक धारणा है। तो जब वी द पीपल कहा गया कि हम लोगों ने भारत को ये संविधान दिया, तो ये हम लोग कौन थे? ये हम लोग किसान थे, ये हम लोग मजदूर थे, ये हम लोग शिक्षक थे, ये हम लोग विद्यार्थी थे, ये हम लोग भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, खान पान, रहन सहन, प्रांतों के रहने वाले लोग थे। और हम सब लोगों ने एक ऐसे उद्यान की परिकल्पना की जिसमें हर रंग के फूल होंगे। हमने एक ऐसे कालीन की कल्पना की जिसमें बहुत अलग अलग रंगों के धागे और अलग अलग रंगों के डिजाइन होंगे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को विजुअलाइज किया कि हम किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की रचना करें, किस प्रकार से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रचना करें कि जो हमारा भारत है वो इन सभी लोगों के द्वारा गढ़ा गया एक मजबूत भारत होगा। बहुलता, डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं। और इसलिए अगर आप संविधान सभा की डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि राष्ट्र की ताकत, उसमें उपलब्ध पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई, नदियों की गहराई, समुद्र की उपलब्धता, खनिज पदार्थ की बहुलता और लोगों की जनसंख्या पर आधारित नहीं होती। राष्ट्र की ताकत वहां के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करती है। वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां की चिकित्सा व्यवस्था, इन सब पर राष्ट्र की ताकत निर्भर करती है। और इसलिए वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां सबको तरह तरह के फ्रीडम, उन्हें अपना धर्म मानने का फ्रीडम हो, उन्हें अपने मौलिक अधिकारों का परिपालन, एनफोर्समेंट कराने के लिए कोर्ट में जाने का फ्रीडम हो, उन्हें शोषण के खिलाफ खड़े होने का फ्रीडम हो, उन्हें अब हमने उसमें शिक्षा का भी किसी हद तक मूलभूत अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में समावेश कर लिया। तो इस तरह से एक ऐसे भारत की वो कल्पना करना चाहते थे कि जिस भारत में ये सारी चीजें शामिल हों। और इसीलिए पालकीवाला ने ठीक कहा है कि रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट वर्ड निहित है, छिपा हुआ है, जिसका काम देश का गठन करना, उसको मजबूती देना है।
एंड जो मैं आपसे कह रहा था कि हमने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वी आर द कीपर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस फ्रैंकफर्टर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा कि इन ए डेमोक्रेसी द हाईएस्ट ऑफिस इज दैट ऑफ ए सिटीजन। All of us are born to that most important office, but few of us discharge the duties attached to that office. This is the root cause of most of our ills. संविधान सभा में इस बात को लेकर बड़ा विचार मंथन हुआ कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो अच्छा संविधान बन पा रहा है या नहीं। मेरे पीछे डॉक्टर अंबेडकर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम एक बहुत अच्छा संविधान भी अगर बना लें, पर अगर उसको अमल में लाने वाली शक्तियां चरित्रहीन, दुर्बल और समर्पित नहीं होंगी तो उस संविधान के अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। पर अगर हम थोड़ा सा कमजोर संविधान भी बना लें, पर उसको अमल में लाने वाली शक्तियां अगर समर्पित और चरित्रवान होंगी तो हमको बहुत अच्छे निर्णय आएंगे, हमको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान के नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस पर पालन करने वाली शक्तियों की इंटेग्रिटी, उनका डिवोशन किस स्तर का है, क्योंकि संविधान स्वयं कोई कार्य नहीं करता, ये उस पर कार्य करने वाली शक्तियों की इंटेग्रिटी और डिवोशन पर निर्भर करता है कि उससे हमको क्या नतीजे आएंगे। तो ये टेस्ट है किसी संविधान का। मैं अत्यंत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि यह संविधान जिसको अत्यंत पवित्रता के साथ बनाया गया और यह कल्पना की गई कि इससे जो नदियां फूटेंगी, इसके आधार पर जो कानून बनेंगे वो देश को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह संविधान एक गंगोत्री की तरह था। जब ये निकला, जब ये अपने मूल जगह से उद्भूत हुआ तो यह पूरी तरह से पवित्र था, बल्कि यह पवित्रता की पराकाष्ठा पर था। पर जैसा कि गंगोत्री के साथ होता है, जैसा कि गंगा के साथ हुआ, हमें यह देखना होगा कि गंगोत्री जब निकली तब पवित्र थी, जैसे जैसे वो बहती गई उसमें हमारा कलुष, हमारा छल कपट, हमारे स्वार्थ का कचरा मिलता चला गया और गंगा बहुत सारे स्थानों पर ऐसी हो गई कि ना उसका पानी पीने के लायक बचा और ना आचमन के लायक बचा। तो एक गंगोत्री की तरह ही, एक गंगा की तरह ही हमारा संविधान है, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारा देश है और हमारा पर्यावरण है। इसको लगातार परिशोधित करने की, लगातार इस बात के लिए, जिसको आलकी वाला ने कहा कि हमारे सिटीजन में एक एटर्नल विजिलेंस होना चाहिए। हर नागरिक को इस बात के लिए सचेत होना चाहिए कि हमारे संवैधानिक मूल्यों, हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, क्या उसकी पवित्रता पूरी तरह से बनी हुई है। यही संविधान के पालन करने की, संविधान के अमल में आने की शर्त है। अगर गंगा कलुषित हो गई तो क्या इसके लिए हम और आप गंगा को दोष देंगे, या हम अपने स्वार्थ और अपनी जागरूकता के अभाव को इसके लिए दोष देंगे? तो उसी तरह से आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि संविधान फेल हो गया। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उनसे इस बारे में असहमत होता हुए कहना चाहता हूं कि यह संविधान फेल नहीं हुआ, यह संविधान फेल नहीं हो सकता जब तक हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के छात्र इसको लेकर जागरूक हैं और इसको लेकर सचेत हैं। ऑस्टिन ने अपनी उसी बुक में लिखा है कि बहुत सारी जनतांत्रिक राज्य जिन्होंने संविधान बनाए, पिछले 60 सालों में जनतांत्रिक नहीं बने रह सके। हमारा एक पड़ोसी देश है जो धर्म के आधार पर उसने अपनी यात्रा शुरू की, जो अपने जनतांत्रिक स्वरूप को बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सका। तो ये हमारी बहुलता हमारी ताकत है। हमारे संविधान के भीतर हमारी जो चीजें दी गई हैं ये हमारी ताकत है। आप लोग जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आप पर कुछ जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास उठाकर देखें तो नेतृत्व में अगर सबसे
ज्यादा योगदान किसी ने किया तो वो कानून के अध्येताओं ने किया। महात्मा गांधी से पटेल तक, सुभाष चंद्र बोस से रास बिहारी बोस तक, सारा का सारा नेतृत्व विधि क्षेत्र से आया। और अगर आप उस इतिहास को उठाकर देखें तो एक अंतहीन कुर्बानियों का सिलसिला है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह उदाहरण न केवल उनके समर्पण को दिखाता है, यह उनकी असाधारण वैचारिक क्षमता को दिखाता है। जब आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले पर ट्रायल शुरू हुई तो भारत के ख्यातिलब्ध कानूनवेत्ता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पटेल, BN राव और दूसरे प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल थे, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इसमें कैसे अपनी बात रखी जाएगी। और मेन आर्गुमेंट उसका जो डेवलप किया वो BN राव ने डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम जो इस देश के रहने वाले हैं, अगर इसको कोई विदेशी आक्रांता हमारे देश में कब्जा कर लेता है और हम अपने देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो डोमेस्टिक लॉ के तहत हमारे खिलाफ कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो सकता, हमें पनिश नहीं किया जा सकता। उस रणनीति के तहत आर्गुमेंट करने के लिए भूला भाई देसाई जी को नियुक्त किया गया। भूला भाई देसाई स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे, बॉम्बे बार के और देश के प्रख्यात अभिभाषक थे। आज भी बंबई में उनके नाम से एक सड़क है, भूला भाई देसाई सड़क। उनके देहावसान में कंधा देने के लिए पटेल और जवाहरलाल नेहरू स्वयं पहुंचे थे। भूला भाई देसाई ने 2500 पन्नों की पेपर बुक से बिना एक भी नोट लिए जूरी को एड्रेस किया कि पेज नंबर 735 में पैरा 3 की लाइन 4 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है और ये हमारा सबमिशन है। जो ब्रिटिश जजेस थे उन्होंने लिखा है कि हम इस समय लगभग पूरे विश्व में राज कर रहे हैं, हमारे राज में सूरज नहीं डूबता। हमने तमाम विश्व के एक से एक लीगल इल्यूमिनरीज को सुना है, पर हमने इस लीगल एक्यूमेन और कैपेसिटी के लॉयर को पूरे देश में नहीं सुना। आप सब उस परंपरा के वाहक हैं। मैं ऐसे 1000 उदाहरण आपको और दे सकता हूं हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के, पर समय अभाव के कारण आज तो वो संभव नहीं। आप उस परंपरा के वाहक हैं। आपको इस लीगल सिस्टम को, इस पूरे भारत के संविधान दिवस को जिसको हम मनाना चाहते हैं, इसको दरअसल अपने आचरण में मनाने की जरूरत है। और इसलिए समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात भगवान बुद्ध की एक मेरी बहुत प्रिय कहानी है उसके साथ समाप्त करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध एक जगह पर 1 महीने का एक प्रवचन दे रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सुनने आते थे। तो उस प्रवचन के दौरान लगभग 3 सप्ताह बीत चुके थे। तो एक दिन बुद्ध अकेले बैठे हुए थे, एक युवा ने आकर उनसे प्रश्न किया कि तथागत, मैंने पिछले वर्ष की एक शिविर में मैं उपस्थित था, इस साल की पिछले 3 हफ्ते से मैं इस शिविर में उपस्थित हूं, परंतु मेरे साथी बहुत आगे मुझसे बढ़ गए हैं, मैं वहीं का वहीं हूं, मुझे कोई आध्यात्मिक लाभ मिल नहीं पाया है, इसकी क्या वजह है? तो बुद्ध ने उनसे मुस्कुराकर कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी भाषा से कि तुम इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हो। उसने कहा ठीक कहते हैं, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूं। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि तुम्हारे मित्र संबंधी जब श्रावस्ती जाना चाहते हैं तो वो तुमसे रास्ता पूछते होंगे, तुम उन्हें बताते हो? बोले हाँ, मैं उनको बहुत विस्तार से बताता हूं कि उनको उत्तर दिशा में जाना है, बाईं ओर हिमालय की श्रृंखलाएं आएंगी, फिर गंगा की नदी आएगी, फिर कछार आएगा और फिर दाहिनी तरफ उनको श्रावस्ती नगर पड़ेगा। तो बुद्ध ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे रास्ता बता देने से वो श्रावस्ती पहुंच जाते हैं? उसने कहा ऐसे कैसे होगा प्रभु, जब तक वे स्वयं उस पथ पर नहीं चलेंगे वो श्रावस्ती कैसे पहुंचेंगे? बुद्ध ने कहा मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ राह बताता हूं, चलना तो तुमको खुद ही पड़ेगा।
उन्होंने कहा तुम्हें ही किच्चम आतपम अक्खा कारो तथागत। तथागत तो तुम्हें सिर्फ राह बताते हैं, चलना तो तुमको खुद ही पड़ेगा। तो हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने, स्वाधीनता संग्रामियों ने हमारे लिए एक रोड मैप तैयार किया जो एक संविधान है। उस संविधान पर चलने की जवाबदारी हमारी है। रूल ऑफ लॉ को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जितना उस पथ पर चलेंगे, संविधान के उद्देश्यों का पालन होगा। एक और छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है, मैं सोचता हूं कि आज के लिए बहुत प्रासंगिक होगी। एक बहुत समृद्ध वृद्ध था और वो बड़ा चिंतित था कि मेरे जो ये 3 बेटे हैं, मैं इन्हें अपनी संपत्ति किस प्रकार दूं ताकि मेरी संपत्ति सुरक्षित रह सके। तो एक दिन उसने एक एक करके तीनों बेटों को बुलाया और सबके हाथ में अनाज के 6-6 दाने दे दिए और ये कहा कि मैं कुछ वर्षों के बाद आऊंगा और तुमसे ये दाने वापस लूंगा। और बूढ़ा देशाटन के लिए निकल गया। पहले बेटे ने सोचा कि ये इतने सालों तक इसको कौन संभाल के रखेगा, इस दाने में कहीं लिखा तो है नहीं कि मेड इन इंडिया या मैन्युफैक्चर्ड ऑन सच एंड सच। तो उसने वो दाने खा लिए कि जब पिताजी आएंगे तो नए दाने उनको दे देंगे कि ये हमने संभाल के रखे। दूसरा कुछ ज्यादा चतुर था, उसने उसको एक पॉलिथीन में सील करके लॉकर में रख लिया। और तीसरे ने वो दाने जाकर अपने खेत में बो दिए। वर्षों के बाद बूढ़ा लौटकर आया। पहले बेटे ने तुरंत कहीं से दाने मंगा के उसको समर्पित कर दिए। दूसरा अपने लॉकर से दाने लाया, वो सूख चुके थे, वो सड़ चुके थे। तीसरे बेटे से बूढ़े ने कहा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो उसने कहा आप चलिए मेरे साथ। वो खेत में ले गया। वो दानों से पेड़ निकल आए थे, पेड़ों में हजारों फल निकल आए थे, उन फलों में लाखों दाने थे। उसने कहा आपके दाने इसी में हैं, आपको इसमें से जितने दाने आप चाहिए आप ले लीजिए। तो तीसरे बेटे ने उन दानों को उसको पल्लवित किया, उनको संवर्धित किया। बेटे ने कहा कि तू ही मेरी संपत्ति का रखवाला है, तू ही मेरी जायदाद को आगे ले जाएगा। तो संविधान की इस जायदाद को आगे ले जाने के लिए हम सभी तीसरे बेटे की तरह भूमिका निभाएंगे, ये मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।